नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। दरअसल दोस्तों, कहानी यही है। एक तरफ नेता विपक्ष है जो कहता है कि जो 11 साल से सत्ता में बैठा है उसका कोई वजूद उसके लिए नहीं है, हवा है, सिर्फ गुब्बारे में हवा भर रखी है, शोबाजी है और कुछ नहीं है। राजनीतिक रूप से कोई थ्रेट नहीं है और चेहरे पर ये बात कहते हुए गजब का कॉन्फिडेंस भी दिखता है आपको। ऐसा नहीं है कि हवा तुकबंदी है, ये चेहरे का कॉन्फिडेंस बताता है कि इस बात के पीछे कितना वजन है। और दूसरी तरफ है एक पोस्टर जो ये बताता है कि बेशक सत्ता में 11 साल हो गए हैं, बेशक अपने आप को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन आज हालत यह है कि कुर्सी इतनी डामाडोल है कि अपना बखान करने के लिए आधा अधूरा महिमा मंडन करना पड़ रहा है। आधा अधूरा महिमा मंडन कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा बात राहुल गांधी की करते हैं। दिन बर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, वैसे वैसे एक अजब सा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखने लगा है। ये बात मैं पहले भी शायद कई बार बोल चुका हूं। सदन हो या सदन के बाहर, राहुल गांधी अब एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ जो करते हैं, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और ये चीज ज्यादा चुभती है बीजेपी को। वो क्या करते हैं उससे वो इतना नहीं चुभता, वो जिस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं वो ज्यादा चुभ रहे हैं। अब राहुल गांधी हर बार जब भी कोई अपनी बात कहते हैं, ये जरूर कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो ठानता हूं, वो करके रहता हूं। कल भी उन्होंने दिल्ली में यही बात कही कि मेरी बहन से पूछ लीजिए, जो मैं एक बार कहता हूं वो करके रहता हूं। वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। ओबीसी को लेकर उन्होंने जो कांग्रेस का सम्मेलन था, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े सारे दिग्गज मौजूद थे, एक संदेश दिया पूरे देश को। ताल कटोरा स्टेडियम खचाखच से भरा हुआ था, वहां ये समागम किया गया, न्याय समागम। अब राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सदन में एसआईआर का पर्चा फाड़ते हैं। वो सदन में रोज तीखे सवालों का, मीडिया के तीखे सवालों का सामना करते हैं। और एक भी बार मजाल है राहुल गांधी के चेहरे पर खींच दिखी हो कि किस तरह से सवाल, उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है उसका बराबर जवाब राहुल गांधी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सदन में, इसी सदन में छाती ठोक कर ये कहने वाले कि एक अकेला सब पे भारी, जब भी मुसीबत आती है कोई ना कोई दूसरा रास्ता तलाश लेते हैं। फिलहाल मालूम था कि सत्र में तगड़े तगड़े सवालों के तीर आने वाले हैं, तो विदेश दौरे पर निकल गए। ये अजब सी बात है कि जो प्रधानमंत्री हर बात पर देश को संबोधित करने 8 बजे पहुंच जाते हैं टीवी पर, हर संडे को मन की बात कहते हैं रेडियो पर, मीडिया के सामने कोई सवाल का जवाब नहीं देता, मन चाहे इंटरव्यूज देते हैं, उन प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रंप के बयानों को लेकर एक भी बार प्रेस का सामना तो छोड़िए, सदन में जवाब देना तो छोड़िए, देश को भी संबोधित नहीं किया। इसका मतलब कहीं कोई डर है। ऊपर से संघ प्रमुख द्वारा 75 साल में रिटायरमेंट का इशारा करने से और ज्यादा दिक्कतें आ गई। ऊपर से चुनाव आयोग के एसआईआर से सहयोगी भी नाराज दिख रहे हैं। फिर अपने ही खासम खास चुने हुए उपराष्ट्रपति से इस्तीफा मांगना पड़ गया, वो फजीयत अलग हो गई। अब विदेश दौरे पर है, सदन चल नहीं रहा।
तो ऐसे में रोजाना गिरती साख को बचाने के लिए ऐसे ऐसे आधे अधूरे जानकारियों का महिमा मंडन बीजेपी को करना पड़ रहा है, जो थोड़ा देख के हैरानी होती है कि 11 साल बाद भी ऐसी जरूरत पड़ रही है। बीजेपी ने कल ये पोस्टर जारी किए, कैंपेन चलाया कि पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अनब्रोकन स्टिंट के जरिए प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी के बताए 4077 दिन और मोदी जी के 4078 दिन की मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। ये कैंपेन चलाया बीजेपी ने, लेकिन जनता को ये नहीं बताया कि ये आधा अधूरा है। दरअसल एक मध्य प्रदेश के एक लेखक हैं, उन्होंने पूरी जानकारी, जो पीयूष बघेल उनका नाम है, उन्होंने ट्विटर पर पूरी जानकारी शेयर की। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था, यानी कि 4083 दिन। और बीजेपी कितने दिन, बीजेपी का पोस्टर कितने दिन कहता है? बीजेपी का पोस्टर कहता है 4077 दिन, और पीयूष बघेल कहते हैं कि ये 4083 दिन थे। चलिए ठीक है। फिर दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, यानी 1752 दिन। यानी पहली बार लगभग 11 साल 2 महीने, दूसरी बार लगभग 4 साल 9 महीने, और इन दोनों को टोटल मिलाइए तो बनते हैं 5835 दिन, यानी लगभग 15 साल 11 महीने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं। अब जिस तरह से अब तक का जो कार्यकाल रहा है, इसका जो महिमा मंडन बीजेपी ने किया है, उससे दो बातें साफ है। एक तो 4078 दिन और प्रधानमंत्री को 11 साल 1 महीने से ऊपर हो चुका है, याद रखिएगा। अगली, जो अभी तक मोदी जी का कंपटीशन किससे करती थी बीजेपी? कहा जाता था मोदी जी नेहरू को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से अब इंदिरा गांधी को लेकर आधा अधूरा जानकारी दी जा रही है, आधी अधूरी, उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि ये तो मान चुकी है बीजेपी, मोदी जी दोनों, कि नेहरू के तो आसपास भी नहीं फटक सकते। इसलिए अब मुकाबला इंदिरा गांधी से किया जाए। इंदिरा गांधी से भी पूरे टेन्योर का 15 साल 11 महीने का टेन्योर का मुकाबला कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर ये पूरी टर्म भी मोदी जी तीसरी पूरी कर लेते हैं तो भी 15 साल 11 महीने नहीं होते, 15 साल ही होंगे, 1-2 महीने हो सकते ऊपर नीचे। अब ऐसे में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ाना, दिखाना तो है, तो कहा चलिए अब तक लॉन्गेस्ट एक साथ सर्विंग के में ही आंकड़े में इनको पीछे दिखा दीजिए। अब पीयूष बघेल यही कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी उस शिकार नहीं होती उस आतंकवाद का, अगर उन्हीं की जान नहीं जाती, तो वो तो ना जाने और कितना सर्व करती, तब तो मोदी जी आसपास भी नहीं भटक सकते थे। लेकिन सवाल ये नहीं कि मोदी जी उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, या उनको पीछे छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। सवाल ये है कि 11 साल बाद भी, अपने आप को विश्व गुरु मनवाने के बाद भी, पार्टी के अंदर एक छत्र राज होने के बावजूद भी आपको अपनी उपलब्धि या अपना सम्मान करवाने के लिए इस तरह के आंकड़े देने पड़ रहे हैं। काश इसकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये आया होता कि 11 साल में ये देखिए, ये पाथ ब्रेकिंग फैसले किए गए हैं सरकार ने, ये जो है योजनाएं लागू हुई है जिससे आने वाला भारत बदल जाएगा या बदल चुका है, तो बात कुछ और ही होती। लेकिन जब बात आती है कामयाबियों की, तो उसमें गिना जाता है 370 हटाना, उसमें गिना जाता है सीए, उसमें गिना जाता है राम मंदिर बनाना। ये कामयाबी मुझे नहीं मालूम किस एंगल से सरकार इनको अपनी कामयाबी में गिनती है, या कुंभ का होना। इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे कभी मैंने नहीं देखा कि सरकार अपनी कामयाबी गिनाती हो कि ये योजनाएं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में की, ये योजना हमने की। बुलेट ट्रेन ही नहीं, बुलेट ट्रेन तक तो अभी तक पहुंच नहीं पाई है। कहा जा रहा 2029 तक आ जाएगी, जो कब आनी थी आपको पता ही है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख, वो तो अब भूल ही जाइए। तो ये दरअसल साफ निशानी है बढ़ते आत्मविश्वास की
और डूबते आत्मविश्वास की। ऊपर से रोज, खास करके 2025 में, मैं रिपीट करता हूं इस बात को कई बार, कि सरकार के लिए बहुत बुरा साल चढ़ा है। जो फैसला लेती है वो उल्टा साबित होता है। अभी ताजा उदाहरण है बिहार में एसआईआर कराना। अभी सत्ता में बने रहना है। मोदी जी को बूस्टअप के लिए जरूरी है इस देश को, इस दुनिया को संदेश देना कि नहीं, विपक्ष जो मर्जी कहे, बीजेपी आज भी अजय है, बीजेपी जीतती है। इसके लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अब ये एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ऊपर से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि भाई अब ये एसआईआर का मुद्दा जो है वो पूरे देश में लागू होगा। कल शाम को बिहार का जो है एसआईआर का पहला चरण है पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से 7.23 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, एसआईआर के फॉर्म भरे हैं, जो 99.8% जो टोटल वोटर है वो बनता है चुनाव आयोग के मुताबिक। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक जो कटे हैं 24 जून 2025 के हिसाब से, कि अप्रोक्सीमेटली 22 लाख लोग जो है वो मृत पाए गए हैं, उनके नाम कटे हैं। 7 लाख लोग ऐसे थे जो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड थे, वो वोट कट गए हैं। तकरीबन 35 लाख ऐसे वोटर थे जो बिहार छोड़ चुके हैं, और 1.2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं भरे। इतने लोगों के तकरीबन आप ये मान के चलिए 22 और 7 29 64 65 65.5 लाख के आसपास वोट अभी इसी हिसाब से कट चुके हैं। अब छंटनी होगी, किसके कागज आए हैं, किसके नहीं आए हैं। अब जैसा कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों ने बिना कागज के ही फॉर्म सबमिट किए, तो क्या वो रिजेक्ट होंगे? अगर रिजेक्ट होंगे तो ये नंबर कहीं से कहीं नीचे आ जाएगा। ये बिहार का आंकड़ा है। अब इसी चीज को पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो विपक्ष ये बात समझ चुका है कि अब ये इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष ने डबल अटैक करना शुरू कर दिया। एक तो इसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर ही रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी चालाकी से अपने कैडर को, अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को इस काम पे लगा दिया है कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि पार्टी का कोई वोट कटने ना पाए, बल्कि नए वोट और जो वोट हैं, जो न्यूट्रल है या किसी की भी पार्टी के हैं, उनको भी जोड़ा जाए, किसी का वोट ना कटने पाए। ये जिम्मा लगा दिया है अपने अपने लोगों का और अपने अपने कार्यकर्ताओं का, और उन्हें एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डरा भी दिया है। सभी नौजवान से कहूंगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे नौजवान हैं वो सभी वोटर लिस्ट में आए जैसा करो, और घर घर जाके अपने वोटर्स को मजबूत बनाओ। और जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं, आज ही उन्होंने नया एक खुलासा किया, नोटिफिकेशन। सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा, उसका नोटिफिकेशन आया। तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो पहले तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को वोटिंग पावर देने के लिए आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा तैयार नहीं थी। ये जो मिला आपको अडल्ट फ्रेंचाइज, वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला और किसी से नहीं। उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई इस देश में सारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये क्या टैक्स देते? इनके पास कुछ है। इसीलिए उन्होंने बोला हर आदमी हिंदुस्तान में जो भी पैदा होता है 21 साल का हो, उसको वोटिंग की राइट देना चाहिए। ये उन्होंने कहा और आज सबको मिला। अब इन्होंने वो वोटर लिस्ट को बदलकर, छीन कर हमारे है सो नुमाइंदगी।
अभी ये लड़ाई कांग्रेस और तेजस्वी ज्यादा लड़ रहे थे, आरजेडी लड़ रही थी। अब आपको ममता बनर्जी का असली रूप दिखेगा। ममता बनर्जी तो सड़क से निकली हुई नेत्री हैं। अब आपको समाजवादी पार्टी दिखेगी, दक्षिण में डीएमके दिखेगी और सारी रीजनल पार्टियां। इस चीज से मैं एक चीज अब मान रहा हूं कि बिहार में इस एसआईआर का अगर नेगेटिव असर चुनाव में दिखता है तो मोदी जी की सरकार पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो टाटा बाय बाय कहेंगे ही। चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में भी जो शक पहले से है, जो वो जता चुके हैं, वो और पुख्ता हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएंगे। हाँ, इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को इस पे कुछ स्टे लगा देता है या कुछ ऐसा कह देता है, तो जिससे बहाना मिल जाए चुनाव आयोग को बिहार का चुनाव आगे टालने का, तो अलग बात है। क्योंकि फिर अगर अभी टला चुनाव तो फिर फरवरी मार्च तक टल जाएगा ये। और इस वक्त जिस गीली मिट्टी पर सरकार खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, वो किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यही एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आगे चुनाव टल जाते हैं तो कहानी कुछ और होगी। अगर चुनाव हो गए और नेगेटिव असर दिखेगा ही दिखेगा इसका, तब जो आंकड़ा दिया था ना अभी 4000 इतने दिन इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड छोड़ा, वो रिकॉर्ड वहीं तक रह जाएगा। कुछ दिन और जोड़िए उसे, उसके बाद वो रिकॉर्ड उससे आगे नहीं बढ़ता नजर आ रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।